नमस्कार साथियों, फार्मा गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर नई वैकेंसी की चर्चा लेकर हाजिर हुआ हूं। और दोस्तों, जैसा कि मेरी गुजारिश रहती है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आपके सामने जो अभी मैंने स्क्रीन पे लगा रखा है, इसको घूमते हुए 2 ही दिन हुए हैं अभी तक। और आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसको देख लिया है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फार्मा गुरु 9 लिखोगे, फार्मा गुरु 9 लिखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा और इस लोगो के साथ आएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का भी लिंक दिया हुआ है। अगर आप हमारी ऐप पर जाकर कंटेंट देखना चाहते हैं, डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं, तो बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे है। अब आते हैं हमारे मुद्दे पे, और कितनी वैकेंसी और किसकी है, क्या तरह का ये खेल रहने वाला है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे सीधा सिंपल। देखो क्या है, इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय। ये गृह मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के द्वारा ये चलता है। नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी। अब ये फॉरेंसिक साइंसेज क्या होता है, आपने बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज देखी होगी जिनमें जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं बहुत सारे, जो क्या होते हैं कि घटनाक्रम के बाद पहुंचते हैं और वो उससे डेटा कलेक्ट करते हैं। तो वो वाली ये यूनिवर्सिटी है जिसमें क्या वो हर एक चीज के एंगल को देखते हैं। अब ये यूनिवर्सिटी जो है, इसका हेड ऑफिस आप कह सकते हो जहां पे है, वो है गांधीनगर गुजरात में। तो आपकी जो जॉब लगने वाली है वो गांधीनगर में ही लगने वाली है, गुजरात में। नंबर 1 बात, हाँ हो सकता है डेपुटेशन पे आपको कल को किसी और कैंपस में भेज दिया जाए, परंतु फिलहाल यही पे है। इसमें कुल 8 तरह की वैकेंसी है, जिसमें एक लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी रहेगी, जिसमें कुल जो पद है वो मैं आपको बता दूं, इसमें सामने लिखे हुए हैं कुल टोटल 24 पद है। पे स्केल जो है, पे लेवल 5th है, और एसटी की 2 सीटें हैं, 4 एससी की है, और ओबीसी एनसीएल की 6 सीटें हैं, और ईडब्ल्यूएस की 2 है, और साथ में अनरिजर्व्ड जो है कैटेगरी, वो कुल 10 सीटें हैं। अब इसमें देखो, इसका लास्ट डेट और पहला तारीख के बारे में बता दें तो 23/2/2026 से ये फॉर्म शुरू हो चुके हैं, और 23/3/2026 के रात 11:59 तक ये फॉर्म जमा होने वाले हैं। अब इसके बाद थोड़ा मैं आपको इसके बारे में और जानकारी दे दूं कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो क्वालिफिकेशन सीधा 8 नंबर पे पहुंचते हैं, और मैं बता दूं आपको दोस्तों कि इसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट में जो कैंडिडेट है वो 18 साल से नीचे नहीं होना चाहिए और 27 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए 40 साल का इसमें रिलैक्सेशन मिला हुआ है। अब देखो इन्होंने क्या कहा, जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जो भी इन्होंने नीचे दे रखी है इनमें से। इसमें एक दे रखा है फॉरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी में है, फिजिक्स या मैथमेटिक्स में, बॉटनी में, जूलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, जेनेटिक और केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, और फार्माकोलॉजी और फार्मेसी। आपने अगर इनमें से कोई भी ये अगर किया हुआ है, यानी कि मोटा मोटी बात ये है कि जिसने बीएससी कर रखा है, या फिर इसके बाद आता है क्या हमारे पास, जिसने फार्मा कर रखा है। खास तौर पे इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने साफ कहा है कि बैचलर डिग्री चाहिए हमें, कोई भी डिप्लोमाधारी आदमी नहीं चाहिए। तो एक बात तो ये तय रखना आप तो दिमाग में। अब उसके बाद क्या आता है, इसमें एग्जाम होगा या फिर इसमें कैसे होगा, तो आपको इसमें ये समर्थ पोर्टल पे जाके ये फॉर्म भरना है। ये ई मित्र वाले भाई साहब का काम है। रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी ओबीसी एनसीएल, इसके लिए जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियम बने हुए हैं वो होना चाहिए। इन्होंने साफ लिखा हुआ है, एक चीज याद रखना कि जो भी ये हम ओबीसी कैटेगरी के सर्टिफिकेट बनाते हैं, ईडब्ल्यूएस के बनाते हैं, ये जो है वित्तीय व्यवस्था को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, है ना, और अगले 31 मार्च तक का जो है। अभी जो है आपका पिछले 1 अप्रैल से, यानी कि इस 31 मार्च तक ये जो है ये अमान्य हो जाएगा, यानी इस 31 मार्च को आते ही। तो अभी पिछले साल का बना हुआ है तो आप बनवाना। हमेशा याद रखना, कल ही मेरे पास एक बच्चे का ये कॉल आया था, बोले कि सर मैंने फॉर्म भरने के दौरान वो 4 महीने में नहीं बना हुआ था, उससे पहले का बना, उसके बाद में मैंने नया बना लिया। उस बच्चे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बाहर कर दिया गया था, बोले कि आपके पास उस वक्त जब फॉर्म भरा गया था तब नहीं था। तो इस बात का गौर रखें हमेशा। जिस कैटेगरी और रिजर्वेशन को आप मतलब अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसका आपके पास पर्टिकुलर जो सर्टिफिकेट है वो वित्तीय जो हमारा होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो समय होता है, वित्तीय वर्ष होता है, उसके बीच का ही बना होना चाहिए। अगर वो एक्सपायर हो चुका है तो उसको नया बनवाएं, या आप ऐसे सोच रहे हैं मुझे तो बनवाए हुए अभी 2 महीने होते हैं, जैसे मैं कहता हूं 1 जनवरी को किसी बच्चे ने बनवाया 2026 को, तो वो 31 मार्च को अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। इस बात का हमेशा ख्याल रखो। 1 अप्रैल से फिर नया ही बनवाना
पड़ेगा। तो कोशिश ये करो कि हर साल अगर आपको अपना रिजर्वेशन कोटा लेना है तो हर साल आप 1 अप्रैल को अपना अप्लाई कर दिया करो, ताकि 10, 12, 15 दिन में वो बन के आ जाए, फिर पूरे साल आप फ्री रहते हैं। अब ये तो हुआ हमारा रिजर्वेशन का बात, परंतु इसके बाद और क्या चीजें आती है, अब आता है हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, इसमें एक जगह पे साफ लिखा हुआ है कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये क्या करने वाली है, रिजर्व द राइट टू रिस्ट्रिक्शन कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट टू रीजनेबल नंबर बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन एंड। अब ये कह रहे हैं, अभी तक इन्होंने शो नहीं किया, परंतु ये कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे समर्थ पोर्टल पे जितने फॉर्म आएंगे उसमें से हम लोग कुछ लोगों की स्क्रूटनी करेंगे, वो स्क्रूटनी कमेटी करेगी और फिर हमें उनको पास कर देना कि ये अब बंदे आ सकते हैं। अब इसमें क्या हो गया, यूनिवर्सिटी में कंडक्ट स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। कॉल लेटर फॉर अटेंडिंग द स्क्रीनिंग टेस्ट इंटरव्यू विल बी सेंट ओनली द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। अब ये स्क्रीनिंग टेस्ट का या इंटरव्यू का जो ये भेजेंगे, अगर कहा जाए तो ये उसके आधार पे पहले तो रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद ये स्क्रीनिंग टेस्ट भी ले सकते हैं या इंटरव्यू भी ले सकते हैं, पहला इन्होंने कह दिया है। दूसरा ये कह रहे हैं कि उन्हीं को भेजा जाएगा जो इस पेपर को पास कर जाएगा, यानी कि सबसे पहले तो आपको समर्थ पोर्टल पे जाना है और इनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसके आधार पे अगर आप ओके पाए जाते हैं तो फिर दोस्तों आप एग्जाम देंगे, रिटन एग्जाम होगा या स्किल या फिर इंटरव्यू, किसी के लिए बुलाया जा सकता है। परंतु मोस्टली मान के चलें कि आप जो है बहुत ज्यादा फॉर्म लगने पर रिटन एग्जाम ही होता है, क्योंकि इंटरव्यू एक एक आदमी का लेने से बहुत समय जाया होता है। अगर मान लो 2000 बच्चों ने भी इतनी सीटों के लिए अप्लाई कर दिया तो एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है। इसीलिए ये ऑनलाइन जो है सीबीटी आजकल एग्जाम चलने लगे हैं, तो ये यूनिवर्सिटी अपने ही कैंपस में करवा लेती है। दूसरा, इसमें किसी तरह का मतलब इंटरटेन नहीं किया जाएगा जो शॉर्ट लिस्टेड नहीं है। द इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड इन ओनली फिजिकल मोड। आप सोचो कि कहीं ऑनलाइन हो जाए मामला तो ठीक जम जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर आप फिर भी और शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो फिर आपको हो सकता है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। सारे राइट यूनिवर्सिटी के पास है, परंतु आप एक चीज याद रखना, पहला तो एग्जाम ही होने वाला है इसमें। अब आते हैं हम आपके कुछ एक और सवालों पे, जैसा मुझसे कई बच्चों ने पूछा, बोले कि साहब इसमें पूछा क्या क्या जा सकता है, क्या इसमें एग्जाम का पैटर्न रह सकता है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देवें, मेरे पास इसमें बोर्ड के लिए जगह नहीं है, परंतु मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कुछ एक चीजें, तो आप ये जरूर गौर करें। देखो, कुछ एक होते हैं सब्जेक्ट, और अगर जैसा कि ये यूनिवर्सिटी है और इन्होंने जितना बैचलर डिग्री को बोला है कि ये होना चाहिए, तो सबसे पहला पार्ट आपका जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो होना चाहिए एनाटॉमी। बाकी का इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरा पार्ट आपसे केमिस्ट्री का पूछा जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तीसरा पार्ट देखो, जो एनाटॉमी से रिलेटेड है यही तो हो सकता है फोरेंसिक से भी है, यही क्राइम से रिलेटेड होता है कि जिस आदमी को एनाटॉमी का नॉलेज बहुत ज्यादा होगा वही फोरेंसिक में कुछ बेटर कर पाएगा, क्योंकि किस वक्त उसका कत्ल हुआ है, किस वक्त उसकी हत्याएं हुई है, कब ये घटना घटित हुई है। तो फोरेंसिक वाले हर एंगल से सोचते हैं, वो इतना तक जानते हैं कि किस एंगल से इसमें चाकू जो है वो डाला गया है, इसमें इसको गुफोया गया है। तो ये सारी चीजें होती है। तो एनाटॉमी आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा, केमिस्ट्री आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब इसमें एक और चीज आती है कि इसमें एक होता है सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, और बायोकेमिस्ट्री जो है वो कंप्लीटली आप कह सकते हो क्या मेटाबॉलिज्म से संबंधित तो जितना भी मामला है, यानी कि आपकी बॉडी में कैसे कैसे बायोकेमिस्ट्री के जो है साइकिल काम करते हैं, ग्लूकोज कैसे मेटाबॉलिज्म होता है, फैटी एसिड का कैसे होता है, हार्ट का किस तरह से वर्किंग कल्चर है, तो ये सारी चीजें। उसके बाद कुछ एक इसमें फिजिक्स के आपसे पूछे जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसा इन्होंने बैचलर डिग्री को दिया हुआ है उसमें ये तो सारे सब्जेक्ट रहेंगे ही रहेंगे, परंतु वो थोड़ा बहुत सारी चीजें डालेंगे। परंतु याद रखना, यूनिवर्सिटी करंट अफेयर डालना कभी नहीं भूलती है। जब कभी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के या फिर टीएमसी के, ये ऑटोनॉमस जो बॉडी होती है, जब ये एग्जाम लेती है तो ये करंट अफेयर जरूर डालती है दोस्तों, ये आप बिल्कुल याद रखें। तो आज से ही अगर आप थोड़ा बहुत करंट अफेयर देखना शुरू कर चुके हैं, या आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप करंट अफेयर को तो देखते हैं, तो आप करंट अफेयर को एकदम दुरुस्त रखिएगा। हो सकता है आपकी लॉजिकल रीजनिंग जानने के लिए ये उसमें रीजनिंग का कुछ पार्ट डाल दे। तो इसमें अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इनका कुछ खास सिलेबस जारी हुआ नहीं है। जब तक सिलेबस जारी नहीं होता तब तक हमें इस बात का कोई आइडिया नहीं लग सकता कि ये कैसे हो सकता है कि वेबसाइट पे आ गया हो, अब जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं हो सकता है कल तक आ जाए, तो वो आगे फर्दर बात है। परंतु आप अगर फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम एग्जाम में जरूर बैठना। इसकी वजह यह है क्योंकि अगर आप एग्जाम में नहीं बैठोगे तो आप एक्सपीरियंस कैसे करोगे। जीवन में अपॉर्चुनिटी कभी ऐसे नहीं आती जिस स्वरूप में आप
उसको पाना चाहते हैं अपने जीवन में। हो सकता है कि आपको एक शर्ट पहनना हो और वो शर्ट आपको चाहिए कि भाई मेरे पास तो पीले रंग का होना चाहिए, परंतु जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर पीला रंग आपको लगता है कि सेट बैठ रहा है, परंतु भगवान की मर्जी कुछ और होती है, वो आपको ग्रे कलर भी भेज सकता है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि आप लोग फॉर्म भरें और आप एग्जाम को एक्सपीरियंस करें। जब तक आप एग्जाम में नहीं बैठोगे, एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तब तक क्या होगा। अब देखो बीएससी वाले ये सोच ले, बोले कि यार इसमें तो फोरेंसिक वाले ही जाएंगे, फोरेंसिक वाले ये सोच लेंगे, बोले कि इसमें तो सारा ही कचरा भर रखा है, हमारे लिए है क्या। फार्मेसी वाले ये सोच ले, बोले कि इसमें तो फिजिक्स वाले भी हैं, मैथमेटिक्स वाले भी हैं। तो जिस तरह से इसका आप देखोगे सिलेबस थोड़ा सा हो सकता है कि इसमें टेढ़ा मेढ़ा होए, या फिर मैं कह सकता हूं एग्जाम थोड़ा टफ लेवल का होए, परंतु बैठोगे तभी तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, संज्ञानात्मक विकास तभी हो पाएगा ना। तो एग्जाम को फेस करो, वो दिल की धड़कने उसको महसूस करो वहां पे जाके, और एग्जाम दो। मैं हर बच्चे को कहता हूं अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको ग्रैब करने की कोशिश करो। आप जो पढ़ रहे हैं बस वही पढ़ते जाना है। जैसे आप फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट से कतई नहीं हटना है, आपको बस पढ़ते जाना है, सीधा एग्जाम में बैठना है, वहां जाके जो उस वक्त आपका दिमाग काम करेगा उसको परफॉर्म करना है। आपके पोर्टफोलियो से जितने क्वेश्चन आ जाए उतने तो करके ही आओ, बाकी के छोड़ दो, या आप जैसे भी आपको लगे कि ये मेरे बस की बात नहीं है तो तुक्के मारे आओ, कुछ भी करो, परंतु उस एग्जाम को फेस करो और इस तरह से करो कि यार इस एग्जाम को मुझे ग्रैब करके रहना है, इसकी अपॉर्चुनिटी मुझे जो है वो हासिल करनी है। बस यही थी जानकारी। मैं लास्ट में आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मुझे सुना है, अगर आप हमारे फार्मासिस्ट कोर्स को इनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। किसी भी तरह का कोई आपको सवाल पूछना हो तो दोस्तों ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा, व्हाट्सएप पर संदेश भेज के छोड़ देना, बाकी सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। अभी इस वर्ष बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है और बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, तो अपनी तैयारी को बिल्कुल दुरुस्त रखें। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।